एक यूएस बेस्ड एनआरआई ने अपने पेरेंट्स को सिर्फ 11 लाख रुपए भेजे थे अपनी ही फैमिली को, और फिर भी उसे इनकम टैक्स नोटिस मिल गया। मामला इतना उलझ गया कि उसे 6 साल तक इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल यानी आईटीएटी में लड़ना पड़ा, जब तक वो नोटिस रद्द हुआ। ये कहानी हाल ही में एक टैक्स एडवाइजरी प्लेटफॉर्म ने शेयर की, और इसने ये साफ कर दिया कि अपनी फैमिली को पैसे भेजना, चाहे वो कितना भी जेन्युइन क्यों ना हो, अगर सही डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो भी वो स्क्रूटनी में आ सकता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एनआरआईज के लिए गिफ्ट टैक्स का रूल क्या कहता है, रेमिटेंस पर कोई लिमिट है या नहीं, कौन सा बैंक अकाउंट सही है, कैश में पैसा भेजने पर कानून क्या कहता है, और सबसे ज़रूरी कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने से आप किसी भी नोटिस से खुद को बचा सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। पहले क्लियरली समझ लेते हैं कि एनआरआई, ओसीआई और पीआईओ में फ़र्क क्या है, क्योंकि हर कैटेगरी पर बैंकिंग और रेमिटेंस के रूल्स अलग तरीके से लागू होते हैं। एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन, वो इंडियन होते हैं जो किसी फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 183 डेज भारत से बाहर रहते हैं। ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, वो फॉरेन सिटीजन्स हैं जिनके पास इंडियन ओरिजिन है और उसे लाइफ लॉन्ग वीज़ा जैसी सुविधाएं मिली हैं। पीआईओ यानी पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, वो अलग स्कीम थी जो अब ओसीआई प्रोग्राम में मर्ज हो चुकी है, लेकिन फाइनेंशियल और लीगल डिस्कशन में ये टर्म अब भी इस्तेमाल होता है। अपनी सही कैटेगरी पहचानना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी के आधार पर आपके लिए कौन सा रूल लागू होगा ये तय होता है। अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल पर कि क्या एनआरआई द्वारा भेजे गए गिफ्ट्स टैक्सेबल होते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक अगर पैसा किसी रिलेटिव को भेजा जा रहा है, जैसे पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन, सिबलिंग्स या कुछ अदर क्लोज फैमिली मेंबर्स, तो वो पूरी तरह टैक्स से एग्जेम्प्ट है और इस पर कोई अपर लिमिट नहीं है। लेकिन रिलेटिव का मतलब यहाँ हर रिश्तेदार नहीं है, बल्कि इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 56 सब क्लॉज 2 में एक तय लिस्ट दी गई है, जिसमें स्पाउस, ब्रदर सिस्टर, पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर, स्पाउस के सिबलिंग्स और लीनियल एसेंडेंट्स डिसेंडेंट्स यानी सीधी लाइन में आने वाले पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन शामिल हैं। अगर पैसा इस लिस्ट से बाहर के किसी व्यक्ति से आ रहा है, यानी किसी नॉन रिलेटिव से, तो एक ज़रूरी नियम लागू होता है। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में ऐसे गिफ्ट की टोटल वैल्यू 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा हो जाती है, तो पूरी अमाउंट नहीं बल्कि पूरी रकम रेसिपिएंट के हाथ में टैक्सेबल हो सकती है। अब बात करते हैं रेमिटेंस लिमिट की, यानी क्या भारत भेजे जाने वाले पैसे पर कोई सीमा है। भारत में इनवर्ड पर्सनल रेमिटेंसेस पर, यानी बाहर से अंदर आने वाले पैसे पर, कोई अपर लिमिट नहीं है। एनआरआईज फैमिली मेंटेनेंस, एजुकेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स के लिए बिना किसी प्रायर आरबीआई अप्रूवल के पैसा भेज सकते हैं, बशर्ते पैसे का सोर्स लेजिटिमेट हो और ट्रांजैक्शन एफईएमए रेगुलेशंस के मुताबिक हो। हालांकि जिस देश से पैसा भेजा जा रहा है, वहां के अपने रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड्स और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं। इसीलिए हाई वैल्यू ट्रांसफर से पहले उस देश के लोकल कंप्लायंस रूल्स भी जरूर चेक करने चाहिए। अब जो हिस्सा सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है वो है एफईएमए और आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करना। क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी एफईएमए 1999 के तहत रेगुलेट होते हैं, जबकि इसकी ऑपरेशनल गाइडलाइंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई इशू करता है। हर इनवर्ड रेमिटेंस के साथ एक सही पर्पस कोड होना जरूरी है, जो ये बताता है कि पैसा फैमिली मेंटेनेंस के लिए है, इन्वेस्टमेंट के लिए है, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए है, एजुकेशन के लिए है या फिर एनआरई डिपॉजिट के लिए। अगर पर्पस कोड मिसिंग है या गलत डाला गया है, तो बैंक प्रोसेसिंग में डिले हो सकती है या एडिशनल वेरिफिकेशन की मांग हो सकती है। अगली जरूरी बात है सही बैंक अकाउंट चुनना, क्योंकि इसका असर भी टैक्स और रिपेट्रिएशन दोनों पर पड़ता है। एनआरई अकाउंट आमतौर पर फॉरेन अर्निंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें रखा पैसा पूरी तरह रिपेट्रेबल होता है, यानी वापस बाहर भेजा जा सकता है, और इस पर मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्स में टैक्स फ्री होता है। एनआरओ अकाउंट उस इनकम के लिए है जो भारत में कमाई जाती है, जैसे रेंट या पेंशन, और इस पर मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। एफसीएनआर अकाउंट एनआरआईज को फॉरेन करेंसी में डिपॉजिट रखने की सुविधा देता है, जिससे एक्सचेंज रेट रिस्क कम होता है। पैसा किसी काम के लिए भेजा जा रहा है, उसके हिसाब से सही अकाउंट चुनना जरूरी है, वरना गलत अकाउंट में पैसा जाने से भी कंप्लायंस से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। अब एक बात जो लोग अक्सर हल्के में लेते हैं वो है कैश में पैसा भेजना या रिसीव करना।
टैक्स एक्सपर्ट्स हमेशा बड़ी रकम कैश में भेजने या लेने से मना करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 269 एसटी के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी एक ट्रांजैक्शन में 2 लाख रुपीस या उससे ज़्यादा कैश में रिसीव करता है तो कुछ स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस में इस पर रिसीव्ड अमाउंट के बराबर पेनल्टी लग सकती है। इसीलिए हमेशा बैंकिंग चैनल्स के थ्रू ही पैसा ट्रांसफर करना चाहिए ताकि हर ट्रांजैक्शन का एक साफ डिजिटल ट्रेन बना रहे। अब आते हैं उस सबसे ज़रूरी हिस्से पर जो असल में इस पूरे मामले को समझने की कुंजी है, यानी डॉक्यूमेंटेशन। जो एनआरआई का जिक्र शुरुआत में हुआ था वो आखिरकार आईटीएटी में इसलिए जीता क्योंकि उनके पास बैंक रिकॉर्ड्स मौजूद थे जिन्होंने ये साबित किया कि वो पैसा एक जेन्युइन गिफ्ट था, ना कि कोई अनएक्सप्लेन्ड इनकम। इसलिए हर एनआरआई को कुछ बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात, हमेशा बैंकिंग चैनल्स का इस्तेमाल करें, कैश से बचें। दूसरी बात, अपने इनकम का सोर्स साबित करने वाले डॉक्यूमेंट्स जैसे सैलरी स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट्स या टैक्स रिटर्न संभाल कर रखें। तीसरी बात, जिस व्यक्ति को पैसा भेजा जा रहा है उसके साथ अपना रिलेशनशिप साबित करने वाले डॉक्यूमेंट्स भी रखें जैसे बर्थ सर्टिफिकेट या कोई और ऑफिशियल प्रूफ। चौथी बात, हर बैंक ट्रांसफर की रिसीट और कंफर्मेशन संभाल कर रखें। और पांचवी बात, अगर कोई गिफ्ट ऐसा है जो टैक्सेबल कैटेगरी में आता है तो उसे अपने आईटीआर में सही तरीके से रिपोर्ट करें ताकि बाद में कोई डिस्क्रिपेंसी सामने ना आए। कुल मिलाकर फैमिली को पैसे भेजना एक बिल्कुल नॉर्मल और लीगल काम है और भारत का कानून इसमें कोई रुकावट नहीं डालता। लेकिन असली सावधानी यही की है कि आप सही अकाउंट इस्तेमाल करें, सही पर्पस कोड डालें, कैश से बचें और सबसे ज़रूरी हर ट्रांजैक्शन का प्रॉपर रिकॉर्ड रखें। सही डॉक्यूमेंटेशन, अगर कभी कोई नोटिस आ भी जाए तो आपकी सबसे मजबूत डिफेंस बनती है और यही एक आदत आपको सालों की लीगल परेशानी से भी बचा सकती है। तो आई होप इस वीडियो में हमने जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया है, जहां हमने आपको बताया है कि अगर आप विदेश से भारत गिफ्ट भेजते हैं, पैसा भेजते हैं या कोई भी और ऐसा सामान भेजते हैं जिस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र आ सकती है, उस टाइम पे क्या रूल्स होते हैं। और हमने ये चीज़ आपको एक जेन्युइन और एक एक्चुअल रियल केस के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि क्या-क्या ऐसी गलती थी जो आपको नहीं करनी है, ऐसे कौन-कौन से प्रिकॉशन है जो इस केस में भी उस व्यक्ति ने लिए कि सारी रिसीट्स वगैरह संभाल कर रखी हो ताकि ये केस उनका मजबूत बन पाया और वो ये एस्टेब्लिश कर पाए कि जो उन्होंने राशि अपने घर भेजी थी भारत में, वो एक जेन्युइन गिफ्ट था, ना कि कोई इन्वेस्टमेंट और ना ही कोई ऐसी चीज़ जहाँ पर कोई भी इलीगल ट्रबल उनको सामना करना पड़ सके। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हम आपको एनआरआई सीरीज़ के थ्रू बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, जहाँ पर हम आपको बताते हैं कि एज़ एन एनआरआई आप अगर विदेश में रहते हैं, तो ऐसे कौन-कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिनका पालन आपको करना बहुत ज़रूरी है। टैक्स के नियम क्या हो सकते हैं, भारत पैसा भेजने के क्या रेमिटेंस नियम होते हैं, क्या रिपैट्रिएशन के रूल्स हैं और कैसे उनसे आप अगर कोई भी लीगल ट्रबल आता है, तो उनसे बच सकते हैं, कौन-कौन से प्रिकॉशंस आपको लेने बहुत ज़रूरी हैं। अब इसके बाद अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया है, अगर आपका खुद का कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है तो हमें कमेंट्स में ड्रॉप करें। और अगर आपके मन में कोई टॉपिक सजेशन है, अगर आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर के हम वीडियो बनाएं जहां पर हम डिटेल में आपको पूरा समझाएं कि उस टॉपिक में क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं, अपडेट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, प्रिकॉशंस हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जो हर एक एनआरआई को पता होने चाहिए, तो आप वो भी टॉपिक्स हमें कमेंट्स में ज़रूर ड्रॉप कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में हम उस पर एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लेकर के आएँ। तो अगर आपको एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और भी एक्सप्लेनर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें।